तो देखिए, मैंने सिचुएशन क्या दिया आपको कि हमने 2020 अप्रैल 1 पे एक एसेट परचेज किया 1 लाख रुपीज़ का, और जिस पे हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या प्रोसीजर होगा अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करते हैं, और क्या प्रोसीजर होगा अगर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं, इस चीज़ को हमें समझना है। तो क्योंकि ये पर एनम डेप्रिसिएशन है, तो सबसे पहला जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो कौन सी डेट पे चार्ज होगा? 31 मार्च 2021 पे, है ना? 2020 अप्रैल 1 पे अगर आपने परचेज किया है, तो मार्च 31 2021 पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे आप? एट द रेट ऑफ 10%। 10% किसका? 10% उसकी जो वैल्यू है उसका। तो 31 मार्च 2021 पे मैंने 10% ऑफ 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 10,000 आ गया। और यहाँ पे भी मैंने 1 लाख का 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 10,000 आ गया। अब ये मेरे पास में रिटन डाउन वैल्यू बची है, रेड कलर में जो आपको 90,000 दिख रहा है, ये रिटन डाउन वैल्यू बची है। ये वैल्यू कौन सी डेट पर है? दिस इज द वैल्यू ऑन 1 अप्रैल 2021। और डेप्रिसिएशन जो है हमें एवरी ईयर चार्ज करना है, तो अगेन हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस बार कौन सी डेट पे चार्ज करेंगे? 31 मार्च 2022 पे। ठीक है। डेप्रिसिएशन, एक चीज हमेशा याद रखना, डेप्रिसिएशन इज चार्ज आइदर ऑन द डेट ऑफ सेल और ऑन द डेट ऑफ क्लोजिंग। तो अगर इस एसेट को, ये जो हमने 1 लाख रुपीज का एसेट परचेज किया था, इस एसेट को अगर मैं कभी मिड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में ही सेल कर देता हूँ, तो फिर उस डेट पर भी डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। लेकिन अभी तो हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम सिर्फ इसका अकाउंटिंग करते जा रहे हैं और बिजनेस में ये एसेट है। तो डेप्रिसिएशन कौन सी डेट पे चार्ज होगा? डेट ऑफ क्लोजिंग पे। तो सबसे पहले हमने 31 मार्च 2021 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया था 10,000। अब 31 मार्च 2022 पे हम दोबारा से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड में इस बार भी 10% किसका होगा? ओरिजिनल कॉस्ट का। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट इज रुपीज 1 लाख। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड इज ऑल्सो नोन एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। यानी कि इस पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, वो जब भी चार्ज होगी, दिस रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ 10% per annum, this rate of depreciation will always be applied over the original cost of the asset. स्ट्रेट लाइन मेथड को इसीलिए हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। तो 1 लाख का 10%, तो इस बार भी 10,000 ही रहेगा, तो हमने 10,000 रुपीज का डेप्रिसिएशन अगेन चार्ज कर दिया। ठीक है। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या होता है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम, वो हर बार रिटन डाउन वैल्यू पे लगती है। और रिटन डाउन वैल्यू कौन सी है? देखिए, ये थी इसकी कॉस्ट, ये था इसका एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये जो डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया था, और ये जो रेड कलर में आया है, ये हमारी है रिटन डाउन वैल्यू। यानी कि जो वैल्यू डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद बचती है, उसको हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू। तो रिटन डाउन वैल्यू मेथड में जो 10% की रेट अप्लाई करनी है, वो हम रिटन डाउन वैल्यू को करेंगे। यानी कि 90,000 का 10%, तो 90,000 का 10% कितना जाएगा? रुपीज 9,000। ये आ गया क्लियर समझ में? तो अब मेरे पास में वैल्यू बची है स्ट्रेट लाइन मेथड में तो 80,000, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में वैल्यू बचेगी 81,000। ठीक है। ये वैल्यू कौन सी डेट पे बचेगी? 1 अप्रैल 2022 पर। ओके। अगेन मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है थर्ड अकाउंटिंग पीरियड में, तो थर्ड अकाउंटिंग पीरियड का डेप्रिसिएशन कौन सी डेट पे चार्ज होगा? 31 मार्च 2023 पे। एवरी ईयर की जो क्लोजिंग डेट होगी, उस डेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड में तो अगेन 10% उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का, तो ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है, तो 1 लाख का 10% वही 10,000 ही आएगा। लेकिन रिटन डाउन वैल्यू मेथड में 10% उसकी रिटन डाउन वैल्यू का, और इस बार रिटन डाउन वैल्यू कितनी है? 81,000, तो 81,000 का 10% आएगा 8,100, वो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ठीक है। अब मेरे पास में वैल्यू कितनी बची है? स्ट्रेट लाइन मेथड में 70,000, और रिटन डाउन वैल्यू में 72,000। नहीं सॉरी, ये गलत है, यहाँ पे 72,900 बचेगा। 72,000 नहीं बचेगा, बल्कि 72,900 बचेगा ना। 81,000 में से जब अपन 8,100 लेस करेंगे, तो हमारे पास 72,900 बचेगा। ठीक है। कौन सी डेट पे बची ये वैल्यू? 2023 अप्रैल 1 पे। अगेन आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे 31 मार्च 2024 पे, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो वही 10,000 रहेगा। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कितना होगा? it will be 10% of 72,900. So the amount of depreciation under return down value method this time will be 7290.
7,290। तो आप देखिए सिचुएशन यहाँ पे, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था दैट इज द रिटन डाउन वैल्यू मेथड इज आल्सो नोन एज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन का जो बैलेंस है, देखिए पहले 10,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया, फिर 9,000, फिर 8,100 और आगे अभी हमने निकाला था 7,290, यानी कि जो अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्या होता है, इट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग, इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। और स्ट्रेट लाइन मेथड इज आल्सो नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट मेथड, बिकॉज इसमें सबसे पहले 10,000 डेप्रिसिएशन, दूसरी बार 10,000, तीसरी बार 10,000, आगे भी वही 10,000 चलता रहेगा। सो इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन रिमेन फिक्स, तो इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। तो ये प्रोसीजर है, या कह सकते हैं आप दोनों का डिफरेंस है कि अगर हम स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होती है, अगर हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट होती है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो अगर किसी के माइंड में, तो आप पूछ सकते हैं। तो दो फॉर्मूलाज आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। These formulas are related to the calculation of depreciation under the straight line method. The formula for the calculation of depreciation under written down value method, that will just take a review at a later stage. अभी आपको straight line method का मैं बता देता हूँ. The annual depreciation can be calculated by using the formula cost of asset minus scrap value upon life of asset in number of years. इसे समझें, बहुत इजी है फॉर्मूला, आपको ऐसा रटना नहीं पड़ेगा ज़्यादा, बहुत इजी फॉर्मूला है। सपोज मैंने एक एसेट परचेज किया जिसकी 1 लाख रुपीज़ का, ठीक है, और उसकी जो लाइफ है, एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ एसेट, वो है 10 ईयर्स की। ये एसेट मेरा 10 ईयर्स तक यूज आ सकता है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एनुअल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1 लाख दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ एसेट दैट इज 10 ईयर्स। तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 आता है 10,000। 10,000 विल बी द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन। अब आपके माइंड में आएगा कि सर ये स्क्रैप वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ठीक है, तो स्क्रैप वैल्यू को बता देते हैं आपको। स्क्रैप वैल्यू बताने से पहले मैं आपको बता दूं ये कॉस्ट ऑफ एसेट क्या होता है। हमेशा याद रखिए, कॉस्ट ऑफ एसेट एंड परचेज प्राइस ऑफ द एसेट वो कभी कभी डिफरेंस भी हो जाता है। सपोज मैंने कोई एक मशीनरी परचेज की 1 लाख रुपीज़ की, और उस मशीनरी के इंस्टॉलेशन पे मेरे 10,000 रुपीज़ और स्पेंड हुए। So what will be the total cost of the asset? The total cost of the asset will be rupees 1,10,000. कॉस्ट का मतलब ये है कि जो परचेज प्राइस ऑफ एसेट था उसके साथ में आपने एडिशनल जो भी अमाउंट पेमेंट किया है एट द टाइम ऑफ परचेज, नॉट एट अ लेटर स्टेज बट एट द टाइम ऑफ परचेज, देन इट विल बी एडेड टू इट्स कॉस्ट। अनदर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज आपने एक बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाया, और बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बाद में जो फर्स्ट व्हाइट वॉश, जो फर्स्ट पेंट आप बिल्डिंग पे करवाएंगे, दैट amount spent for the whitewash and coloring of that paint of that building, first color of that building will be added to its cost. अदरवाइज अगर कोई पुरानी बिल्डिंग है उस पे एवरी ईयर दीपावली पे हम पेंट करवाते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं, वो उसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। लेकिन जो फर्स्ट व्हाइट वॉश, द फर्स्ट पेंट डन ओवर द न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग विल बी एडेड टू इट्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है, कोई भी फिक्स एसेट जब हम परचेज करते हैं एंड एट द टाइम ऑफ परचेज whatever amount spent on it will be added to its cost। तो ये होता है कॉस्ट ऑफ एसेट। अब स्क्रैप वैल्यू का क्या मतलब है, तो जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने एक मशीनरी परचेज की है 1 लाख रुपीज की सॉरी, जिसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है 10 ईयर्स की। और देखिए जब मशीनरी है तो ऑब्वियसली मेटल की होगी, और जब 10 ईयर्स के बाद में वो बेकार हो जाएगी, तो ऐसा नहीं कि एकदम से गायब हो जाएगी। इट विल नॉट डिसअपियर एट अ मोमेंट। जो उसका बची हुई पार्ट है, जो उसका स्क्रैप है, वो भी अगर आप उसको बेचेंगे स्क्रैप वाले को तो उसका कुछ पैसा तो देगा, 500, 1000, 2000 कुछ पैसा तो देगा। लोहा जो होगा मशीनरी का वो तोल के भाव में तो बिकेगा, ठीक है, वो होती है स्क्रैप वैल्यू। तो हमारे फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, सपोज और ये स्क्रैप वैल्यू आपको गिवन रहेगी क्वेश्चन में, स्क्रैप वैल्यू को रेसिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, ठीक है, और रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर द यूजफुल पीरियड, इस तरह से भी लिखा हुआ आ जाता है। तो आपको करना क्या है, वो जो अमाउंट दे रखा है उसे आप कॉस्ट ऑफ एसेट में से पहले लेस कर देंगे, फिर जो अमाउंट बचता है उसे आप डिवाइड करेंगे विद द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इन द नंबर ऑफ ईयर्स में, है ना। तो सपोज वही एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख का एसेट परचेज किया जिसकी 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, एंड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स
जब हम उसको स्क्रैप में सेल करेंगे तो सपोज उस मशीनरी से हमें 5,000 रुपीज और रियलाइज हो जाता है, ठीक है, वो गिवन है क्वेश्चन में। तो हमारा फॉर्मूले में एनुअल डेप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट हो जाएगा, 1 लाख दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस 5,000 दैट इज स्क्रैप वैल्यू, कितना बचा 95,000, डिवाइडेड बाय 10 दैट इज लाइफ ऑफ एन एसेट। तो 95,000 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एनुअल डेप्रिसिएशन आपका कितना रह जाएगा, ₹9,500 रह जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है स्क्रीन पे, दैट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमेशा परसेंटेज में होती है पहली बात, और क्योंकि ये परसेंटेज में होती है तो फॉर्मूले में आप देख सकते हैं लास्ट में मैंने मल्टीप्लाई 100 कर रखा है, ठीक है। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो एनुअल डेप्रिसिएशन आपने जस्ट अबव फॉर्मूला में कैलकुलेट किया, दिस एनुअल डेप्रिसिएशन विल बी डिवाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ एसेट। अब कॉस्ट ऑफ एसेट अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो आपने एसेट परचेज किया है एट द टाइम ऑफ परचेज, कोई भी एडिशनल अमाउंट अगर आपने स्पेंड किया है दैट विल आल्सो बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ एसेट, और अगर नहीं किया है तो अच्छी बात है, वो जो गिवन है अमाउंट वही हो जाएगा कॉस्ट, ठीक है। तो एनुअल डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एन एसेट मल्टीप्लाई 100। तो अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि कितना एनुअल डेप्रिसिएशन आया था, 9,500 आया था, है ना। स्क्रैप वैल्यू 5,000 लेस करने के बाद में जब हमने निकाला तो 9,500 का एनुअल डेप्रिसिएशन आ रहा था। तो वही सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अगर हम यहाँ निकालना चाहे तो एनुअल डेप्रिसिएशन की जगह पे रखेंगे 9,500 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट, एसेट कितने का था 1 लाख का, तो 9,500 डिवाइडेड बाय 1 लाख मल्टीप्लाई 100 आप जब करेंगे तो कैलकुलेट होकर आएगा 9.5% पर एनम। पर एनम कैसे आया, क्योंकि ये ऑलरेडी एनुअल डेप्रिसिएशन था। जब एनुअल डेप्रिसिएशन है तो जो रेट कैलकुलेट होकर आएगा वो भी पर एनम कैलकुलेट होकर आएगा। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं जिन्हें आप समझ सकते हैं, ये आपको हेल्पफुल रहेंगे फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कोई क्वेश्चन कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड।